फ्रेंड्स, लास्ट दो वीडियोस में हमने जो फिज़िक्स की ये जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा में हमने दो स्टेशनों को पार किया है। पहले दिन हमने पढ़ा फिज़िक्स में कि यूनिट्स क्या होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। फिर अगले वीडियो में हमने पढ़ा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं यूनिट्स का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हमें जानना है कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन हम किसे कहते हैं। तो इस डायमेंशन को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। और हमारे पास बेसिक जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास और टाइम। आप देख रहे होंगे कि यह लेंथ, मास और टाइम, जब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो तकरीबन ये तीन क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि रिपीटिटिव हैं, जो लगभग अधिकतर क्वांटिटीज़ में अपीयर हो रही हैं। लेंथ क्या है? लेंथ का अगर हम डायमेंशनल फॉर्म लिखें, लेंथ को हम डायमेंशनल फॉर्म में एल लिखते हैं, कैपिटल एल। मास को डायमेंशनल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? कैपिटल एम। और टाइम को हम डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल टी। यानी लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का विमीय रूप क्या हो गया? एल। मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय रूप हुआ एम, कैपिटल एम। और समय का विमीय रूप हो गया कैपिटल टी। यहाँ तक तो बात समझ में आई। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि डायमेंशन होता क्या है, विमा हम किसे कहते हैं। विमा को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब क्या किया जाए, इसको मैं मिटाता हूँ और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं वेग। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन को आप किस टर्म्स में मेजर करेंगे? विस्थापन की यूनिट क्या होगी? तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। टाइम का मात्रक होगा सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकेंड। अब मीटर है क्या? मीटर तो लंबाई का मात्रक है। तो यानी अगर हम इसको इसके विमीय रूप में लिखना चाहें तो हम मीटर की जगह पर अगर हम इसके विमीय रूप को लिखें तो हम कह सकते हैं एल। सेकेंड, सेकेंड यानी टाइम, टाइम का मात्रक है यह। तो टाइम का विमीय रूप क्या होगा? टाइम का विमीय रूप होगा कैपिटल टी। तो यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एल टी टू द पावर -1। यह बात समझ में आई। इसका मतलब हो गया कि वेग का विमीय सूत्र क्या हो गया? वेग का विमीय सूत्र हुआ एल टी टू द पावर -1। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। संवेग, वेग तो सही है। अब ये संवेग क्या है? संवेग इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास यानी द्रव्यमान, वेलोसिटी यानी वेग। तो मास इंटू वेलोसिटी, दोनों द्रव्यमान और वेग का दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उसको हम संवेग कहते हैं। अब मास, इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? मास है तो मास का विमीय सूत्र हो गया कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी। अभी निकाला आपने, वेलोसिटी का विमीय सूत्र क्या होगा? वेलोसिटी का विमीय सूत्र होगा एल टी टू द पावर -1। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एम एल
टी टू द पावर -1, यानी ml टी टू द पावर -1 संवेग का विमीय सूत्र हुआ। तो ये सारी बातें तो ठीक है, पर इसमें डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन बच्चों, ये जो mlt, ये जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो फंडामेंटल यूनिट्स के पावर्स क्या हैं? जैसे यहाँ पर m के ऊपर क्या पावर है? m के ऊपर 1 पावर है। l के ऊपर क्या पावर है? l के ऊपर 1 पावर है। t के ऊपर -1 पावर है। तो हम कह सकते हैं कि संवेग का डायमेंशन क्या है? संवेग का डायमेंशन 1, 1, -1 है। किन टर्म्स में? m के टर्म्स में 1, l के टर्म्स में 1, t के टर्म्स में -1। तो यह जो है संवेग का विमीय सूत्र हुआ, और इसमें विमा क्या हुई? जो m, l, t, इसके कितने पावर्स हैं, यह ही, इसी को हम विमा कहते हैं, इसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो हम और आगे चलते हैं, कुछ अन्य फॉर्मूले को भी हम देखते हैं। जैसे फोर्स, यह सब जो क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, यह सब बेसिक क्वांटिटीज हैं। इनके डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए। फोर्स अर्थात बल। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम आपको मास का डायमेंशन मालूम हो और एक्सेलरेशन का डायमेंशन मालूम हो। अब मास का डायमेंशन तो आपको मालूम है, कैपिटल M, क्योंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको नहीं मालूम, तो पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन का डायमेंशन, जिस भी क्वांटिटी का हमको डायमेंशन निकालना होता है, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? वेलोसिटी का डायमेंशन हुआ l t टू द पावर -1। अभी कुछ देर पहले आपने निकाला था। टाइम का डायमेंशन क्या हो गया? टाइम का डायमेंशन हो गया कैपिटल T। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये t ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा फॉर्मूला l t टू द पावर -2। यानी एक्सेलरेशन, त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो गया? त्वरण का विमीय सूत्र हुआ l t टू द पावर -2। अब अगर आपको लिखना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। ये दोनों बात एक ही लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी क्वांटिटी हो, उसके ऊपर अगर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसलिए m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2, यह पूरा आपका एक्सेलरेशन का विमीय सूत्र हुआ। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको यह पता चल रहा है कि मास इसमें इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में मास अपीयर हो रहा है कि नहीं। एक्सेलरेशन जो टर्म है उसमें मास का कितना इफेक्ट है? मास के पावर 0, यानी मास का कोई इफेक्ट नहीं, इसमें मास अपीयर ही नहीं हो रहा है। लेंथ 1 टाइम अपीयर हो रहा है, टाइम 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में, क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो यहां तक बात समझ में आई। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना था? हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना था। तो फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए हमें मास का डायमेंशन पता चल गया, हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता चल गया। हम इसको जस्ट उठाकर वहां पर पुट कर देते हैं, यानी मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन का डायमेंशन हुआ l t टू द पावर -2
दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। अगर आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो mLT⁻²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र क्या हो गया? mLT⁻²। और ये अधिकतर एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ये जो एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। फोर्स का विमीय सूत्र, फोर्स का विमीय सूत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप हमेशा इसको अपने दिमाग में रखेंगे। अच्छा, फोर्स तो आपने निकाल लिया, फोर्स का विमीय सूत्र हो गया। अब आगे हम निकालेंगे एनर्जी का विमीय सूत्र। तो एनर्जी का विमीय सूत्र क्या हो गया? तो एनर्जी यानी ऊर्जा। अब ऊर्जा का विमीय सूत्र निकालने के लिए एनर्जी हम जानते हैं वर्क क्या होता है? वर्क होता है आपका बल गुणे विस्थापन। बल और विस्थापन को हम गुणा कर दें तो हमें वर्क मिलता है। वर्क यानी वर्क को हिंदी में हम बोलते हैं कार्य। और आपने 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। तो यानी एनर्जी की जो यूनिट होगी और वर्क की जो यूनिट है, दोनों यूनिट सेम है। तो यानी हम चाहे एनर्जी का विमीय विश्लेषण करें, चाहे वर्क का विमीय विश्लेषण करें, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए वर्क का विमीय विश्लेषण क्या हो गया? अभी आपने पढ़ा कुछ देर पहले बल का विमीय सूत्र क्या आपने पढ़ा? बल का विमीय सूत्र होता है mLT⁻²। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप कितना विस्थापित हुए, अपने इनिशियल पोजीशन से आप कितना मूव किए। तो यह तो क्या है? यह एक तरह की लेंथ ही तो है। लेंथ है यानी इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई मीटर, यानी एक लंबाई है तो इसका विमीय सूत्र हो गया L। तो यहाँ से एनर्जी का विमीय सूत्र क्या हो गया? mL²T⁻²। यह क्या है? यह हमारी एनर्जी का विमीय सूत्र है। अब एनर्जी का विमीय सूत्र है। अब आपसे पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, पूछा जाए कि यह एनर्जी का विमीय सूत्र है, कि यह वर्क का विमीय सूत्र है, कि यह काइनेटिक एनर्जी का विमीय सूत्र है, या फिर उपरोक्त सभी। ABCD 4 ऑप्शन दे दिए जाएं। तो अब एनर्जी का विमीय सूत्र है तो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, कि पोटेंशियल एनर्जी हो, कि ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, कि मैग्नेटिक एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, हुआ तो वो एनर्जी ही। तो किसी भी तरह की एनर्जी हो, अगर वो एनर्जी है तो एनर्जी का विमीय सूत्र mL²T⁻², यानी mL²T⁻², यही होगा। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगली क्वांटिटी को हम देखते हैं। अगली क्वांटिटी हमारी है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आप कहते हैं, हिंदी में प्रेशर को बोला जाता है दाब। प्रेशर का सूत्र क्या है? प्रेशर का सूत्र है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है? फोर्स, बल का विमीय सूत्र क्या हो गया? mLT⁻²। एरिया क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की भी यूनिट, लंबाई का भी विमीय सूत्र L होगा, चौड़ाई का भी विमीय सूत्र L होगा, क्योंकि चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई ही होती है। तो यानी एरिया का विमीय सूत्र हो गया L²। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें, m यहाँ पर L⁻⁴, L⁻²,
तो एक L कटेगा और ये L ऊपर जाएगा, यानी L के पावर -1 T के पावर -2, यानी प्रेशर का विमी सूत्र क्या हो गया, दाब का विमी सूत्र हुआ mL टू द पावर -1 T टू द पावर -2। समझ में आया? आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा, यह सारा जितनी भी क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, यह सारी की सारी क्वांटिटीज डायमेंशनल क्वांटिटीज़ थी। डायमेंशनल क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है? ऐसी क्वांटिटीज जिसका डायमेंशन होता है, जैसे फोर्स था, जैसे वेलोसिटी थी, जैसे एक्सेलरेशन था, जैसे एनर्जी थी। ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं यह डायमेंशनल क्वांटिटीज़ थी। तो क्या ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं क्या जिसका डायमेंशन ना होता हो? बिल्कुल, ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका डायमेंशन नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो मान लीजिए वैक्यूम में स्पीड अपॉन किसी मीडियम में स्पीड, ऊपर भी स्पीड ही है, नीचे भी स्पीड ही है, यानी ऊपर भी स्पीड का ही डायमेंशन होगा, नीचे भी स्पीड का डायमेंशन होगा। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो आपका डायमेंशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डायमेंशन होगा m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ही वेलोसिटीज ही थी। इसलिए यहाँ पर किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का इस फॉर्मूले में कोई रोल नहीं रहा। बात समझ में आई? इसी तरीके से दूसरी क्वांटिटी है एक मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज शॉर्ट में अधिकतर जगह आप देखेंगे क्वेश्चंस में MA लिखा रहता है। मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। अब यांत्रिक लाभ कितना हो गया? आपने कितना बल लगाया और आपको वापस कितना बल मिला, लोड अपॉन एफर्ट। लोड भी एक तरह का बल हुआ, एफर्ट भी एक तरह का बल हुआ। तो मैकेनिकल एडवांटेज में जब दोनों मैकेनिकल एडवांटेज में लोड भी ऊपर भी बल है, नीचे भी बल है, तो यानी दोनों का अगेन m के दोनों के यूनिट्स कट जाएंगे और आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। तो यह एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यह दोनों क्वांटिटीज कैसी हुई? यह दोनों क्वांटिटीज डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हुई। क्या इसके अलावा भी संभव है? इसके अलावा भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं क्या जो डायमेंशन लेस हों? बिल्कुल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जो डायमेंशन लेस हैं। जैसे इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, इसके अलावा कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है? इसके अलावा अगर हम लेते हैं, सपोज करिए e टू द पावर a, x टू द पावर a, l टू द पावर b, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपने लिया और उसके ऊपर कोई पावर लगा दिया। कोई भी आपने फिजिकल क्वांटिटी लिया L क्या हो गया? लेंथ के ऊपर आपने क्या लगा दिया? पावर। M मास के ऊपर आपने लगा दिया पावर। मान लीजिए अब पावर भी आपने थोड़ा सा फैंसी लगा दिया, b स्क्वायर t माइनस t स्क्वायर a
इस तरह का कुछ फैंसी पावर आपने लगा दिया। तो अगर इस केस में देखा जाए तो पावर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, यानी इस टोटल की नेट जो डायमेंशन होगा, नेट डायमेंशन m0 l0 t0 होना चाहिए। इंडिविजुअल हो सकता है या टी हो सकता है, टाइम हो तो टाइम का डायमेंशन अपना होगा ही होगा। यह है बी भी कोई क्वांटिटी हो सकती है जिसका इंडिविजुअल डायमेंशन होगा, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन का कलेक्टिव पावर, कलेक्टिव डायमेंशन 0 होना चाहिए, यानी एम एल टी तीनों के पावर्स 0 होने चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा आपने 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, कौन कौन सी, जिसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कहा था। एक था रेडियन और दूसरा था स्टेरेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन को कहा जाता है प्लेन एंगल, और स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन को कहा जाता है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल तो समझ में आता है। प्लेन एंगल क्या हुआ? आपने कोई 2 रेखा खींची, 2 रेखाओं के बीच का जो एंगल है जिसको हमने थीटा से दिखा दिया, इसको हमने कहा प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या हो गया? सॉलिड एंगल के लिए सपोज करिए आप यहाँ पर एक पॉइंट रखे हैं और इस पॉइंट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, तो इस यहाँ से ये सपोज करिए एक बिंदु है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो यह प्रकाश इसको पूरी तरीके से ऐसे किनारों से टच करते हुए जा रहा होगा। तो यहाँ पर यह जो इस केस में यह जो आकृति बन रही है, इसको हम, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे सॉलिड एंगल। क्यों? क्योंकि यह 3 डायमेंशनल एंगल है। आप पढ़ रहे होंगे, ऊपर पंखे को देखिए, आपके ऊपर पंखा होगा, पंखे के 3 ब्लेड्स होंगे। आप अपने को केंद्र मानते हुए उस पंखे के तीनों ब्लेड्स को अगर कवर कर लें तो आपको एक कोन टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा। वह जो कोन एंगल जो बना रहा होगा उसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। यह दोनों क्वांटिटीज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, जबकि इन दोनों के यूनिट्स होते हैं रेडियन का यूनिट अपने आप में एक यूनिट है। स्टेरेडियन मतलब सॉलिड, अगर प्लेन एंगल को मेज़र करना हो तो रेडियन में हम उसको व्यक्त करते हैं। सॉलिड एंगल है तो उसको व्यक्त करने के लिए हम स्टेरेडियन शब्द का यूज करते हैं। यह दोनों यूनिट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसके डायमेंशन नहीं है। यानी इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनकी यूनिट्स होती हों, जिनके यूनिट्स होते हों बट उनके डायमेंशन ना होते हों। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो सकती हैं क्या जिनके डायमेंशन होते हों लेकिन यूनिट ना होते हों? तो ऐसा संभव ही नहीं है। मैंने क्या कहा? मैंने जो कहा वह यह है कि यूनिट्स है और डायमेंशन है। क्या ऐसी क्वांटिटीज होंगी? बिल्कुल ऐसी क्वांटिटीज हजारों में हैं जिसके यूनिट्स भी होते हों, डायमेंशन भी होते हों। क्या ऐसा संभव है कि यूनिट्स हो और डायमेंशन ना हो? यूनिट हो और डायमेंशन ना हो, हाँ, तो यह केस पॉसिबल है, यह भी पॉसिबल है। पहले केस में अगर आप जिसमें यूनिट्स भी होते हों और डायमेंशन भी होते हों, इसमें आपने फोर्स, वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, आप सब इसमें हजारों क्वांटिटीज आ जाएंगी। लेकिन ऐसे क्वांटिटी जिसके यूनिट्स होते हों और डायमेंशन ना होते हों, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपकी रेडियन है और स्टेरेडियन है। ये 2 क्वांटिटी ऐसी हैं जिसके यूनिट्स होते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होते। इसके अलावा क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसके यूनिट्स नहीं होते हों और डायमेंशन होता हो? यूनिट्स नहीं होते हों और डायमेंशन होता हो,
यह इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि किसी चीज़ का यूनिट है तो उसका डायमेंशन या तो होगा या तो नहीं होगा, लेकिन यूनिट्स ही ना हो तो डायमेंशन हो ऐसा संभव नहीं है। इम्पॉसिबल केस। एक ऐसा केस, क्या ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जिसके यूनिट्स भी ना हो और डायमेंशन भी ना हो? यूनिट्स भी ना हो और डायमेंशन भी ना हो। अगर ऐसा क्या कोई केस हो सकता है? अभी दो केसेस आपने पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका यूनिट नहीं होता, उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। फिर मैकेनिकल एडवांटेज, उसका भी यूनिट नहीं होता, उसका भी डायमेंशन नहीं होगा। यानी यह भी एक पॉसिबल केस है। यूनिट्स नहीं थे, डायमेंशन नहीं था। ये क्वांटिटीज कैसा हुआ? ये क्वांटिटी को हम कहेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि उनका डायमेंशन नहीं है। फिर यह यूनिट्स है लेकिन डायमेंशन नहीं है, यह क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाई। और इसके जो एग्जांपल्स होंगे जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी? ये सारी क्वांटिटीज कहलाएंगी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज। आशा करता हूं यहां तक कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूले को हम कैसे चेक करें कि वह फॉर्मूला सही है या गलत है, यानी हम डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करना सीखेंगे। आज के लेक्चर में हमने डायमेंशन को निकालना सीखा, अगले लेक्चर में हम डायमेंशन को कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम सीखेंगे। धन्यवाद।